अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का चौथे चैप्टर का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का या बायोमॉलिक्यूल का आखिरी टॉपिक। और आज की वीडियो के बाद, आज के लेक्चर के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे सेंट्रल डोग्मा के बारे में। इसके अलावा हम देखेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बारे में। एक एक पॉइंट करके समझते जाएं। बिल्कुल आसान और सिंपल से पॉइंट्स हैं, आप लोग आसानी से याद कर लेंगे। अब देखते हैं सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। आप इसको सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि जितने भी जानदार हैं, सारे के सारे जानदार जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं बेसिक मैकेनिज़्म, बुनियादी तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ के लिए? ऑफ रीडिंग एंड एक्सप्रेसिंग जीन, के जीन को रीड करने के लिए, जीन को एक्सप्रेस करने के लिए जितने भी जानदार हैं वो बेसिक मैकेनिज़्म इस्तेमाल करते हैं। उस बेसिक मैकेनिज़्म को हम क्या नाम देते हैं? सेंट्रल डोग्मा का नाम देते हैं। अब ये जो आपके पास सेंट्रल डोग्मा है, इसके दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप उसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरे का नाम है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। सेंट्रल डोग्मा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंस है। तो बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन जो है, इसको हम कहते हैं इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा का जो फर्स्ट स्टेप है वो ट्रांसक्रिप्शन है। अब इसमें क्या होता है कि द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, के डीएनए से आरएनए की तरफ ट्रांसफ़र होना इंफॉर्मेशन का, उसको हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। और इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, ये भी क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब ये जो आपके पास ट्रांसक्रिप्शन है, ये वाक़ होता है, कब वाक़ होता है? जब आरएनए की कॉपी बनती है। मतलब कि जो जीन है, जीन की कॉपी बनेगी और जीन की जो कॉपी बनेगी उसको हम बोलेंगे आरएनए कॉपी। जब जीन से कॉपी बनेगी आरएनए की, तब हम बोलेंगे कि आपके पास क्या हो गया है? ट्रांसक्रिप्शन हो गई है। इसको आप सादा अल्फाज में ऐसे भी कह सकते हैं कि जीन से या डीएनए से, क्योंकि डीएनए का छोटा सा टुकड़ा जीन होता है, तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि डीएनए से या जीन से मैसेंजर आरएनए की कॉपी बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जब मैसेंजर आरएनए की कॉपी बनती है, मतलब कि जीन से कॉपी बन जाती है, आरएनए बन जाता है, तो डीएनए से इंफॉर्मेशन जो है वो भेज दी जाती हैं आरएनए के पास। इसी को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब ये जो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा, सॉरी आपने लिखना है इट इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब इसी तरह अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें, ये सेकंड स्टेप है सेंट्रल डोग्मा का। अब इसमें क्या होगा कि ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए टू राइबोसोम, कि आपके पास वो जो ट्रांसक्रिप्शन की मदद से मैसेंजर आरएनए बना था, या जो आरएनए बना था उसी के अंदर डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए के पास आई थी, वही इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाएंगी आरएनए से किसके पास? राइबोसोम के पास। और राइबोसोम फिर क्या करेगा? प्रोटीन को बना देगा। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। सादा अल्फाज में आप इस तरह भी कह सकते हैं कि मैसेंजर आरएनए से जो है प्रोटीन का बनना विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट है, आपने इसको याद कर लेना है कि डीएनए, इन चीज़ों को सामने रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो डीएनए है वो आपके पास जो सेल होता है, सेल की सारी प्रॉपर्टीज़ और एक्टिविटीज़ को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब अगर हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को एक छोटी सी डायग्राम की मदद से जो है वो एक्सप्लेन करें, तो आप देख सकते हैं ये आपके पास डीएनए है। डीएनए से यहाँ से एक कॉपी बनेगी, ये आपके पास आरएनए है, तो डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है। इसी तरह फिर आपके पास आरएनए से फिर प्रोटीन का बनना, ये क्या है? ट्रांसलेशन है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को मजमूई तौर पर हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा का नाम देते हैं।
इसी तरह अब हम देखते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के बारे में। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है तो ये लॉन्ग में आ सकता है। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कब बनेगा। ये तब बनेगा जब मुख्तलिफ कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स, दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो मुख्तलिफ कैटेगरी के हों, जब वो आपस में कंबाइन होते हैं, जब आपस में जुड़ते हैं, जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। यही यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है। अब इसकी एग्जांपल देखें या इसको टाइप्स भी कह सकते हैं, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स। चार हैं और चारों शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से MCQs भी पूछे जा सकते हैं। अब हम वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन की। अब ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पर क्या होगा, ये तब बनते हैं जब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होगा। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के कोवलेंट बॉन्ड की मदद से आपस में मिलने से जो चीज़ बनती है वो ग्लाइकोप्रोटीन है। अब इसी तरह देखेंगे दे आर प्रेजेंट, मतलब कि आपके पास जो ग्लाइकोप्रोटीन हैं ये प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं। कहाँ पर मौजूद होते हैं तो आप बताएंगे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन। जो आपके पास मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पर भी मौजूद होते हैं। ब्लड सीरम में भी, ब्लड का जो सीरम है उसमें भी मौजूद होते हैं। सेलुलर सेक्रेशन के तौर पर भी पाए जाते हैं। इसी तरह कार्टिलेज में भी मौजूद होते हैं, आइज़ में भी मौजूद होते हैं, स्किन के अंदर भी मौजूद होते हैं। अब आप इसको सिंपल याद करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स आपस में जब मिलेंगे किस बॉन्ड की मदद से, कोवलेंट बॉन्ड की मदद से, तब जो चीज़ बनेगी उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन का नाम देंगे। इसी तरह अगर हम बात करेंगे हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स, अब इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड की मदद से जब मिलेंगे तब हम बोलेंगे कि वो ग्लाइकोलिपिड्स है। अब ये जो आपके पास ग्लाइकोलिपिड है ये भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है किस चीज़ का, मेम्ब्रेन का। इसको सिंपल अंदाज में याद करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स जब मिलेंगे तब ग्लाइकोलिपिड बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है लिपोप्रोटीन। यहाँ पर जो है जब लिपिड्स और प्रोटीन्स आपस में मिलेंगे हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन की मदद से फिर जो चीज़ बनेगी वो लिपोप्रोटीन होगी। अब इसमें क्या होगा कि ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, के जितने भी अक़साम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैं उनका ये बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो है उसको बनाता है। इसी तरह अगर हम बात करें, लिपिड्स आर ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड। लिपिड जो है वो ब्लड के अंदर जो है ट्रांसपोर्टेड होते हैं, इनकी ट्रांसपोर्ट होती है एज वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, के लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की सूरत में इनकी ट्रांसपोर्ट होती है लिपिड्स की, लिपोप्रोटीन की सूरत में जिनकी डेंसिटी बिल्कुल लो हो, और इसको हम VLDL भी कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जब लिपिड्स और प्रोटीन्स आपस में मिलेंगे हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस की मदद से तब जो चीज़ बनेगी वो लिपोप्रोटीन होगी। इसी तरह अगर हम बात करें न्यूक्लियोप्रोटीन्स, तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स के अंदर हम देखेंगे कि फॉर्म्ड बाय आयोनिक बॉन्ड, जब क्रोमोसोमल DNA, मतलब क्रोमोसोम का DNA होगा और प्रोटीन आपस में आयोनिक बॉन्ड की मदद से जुड़ेंगे तब जो चीज़ बनेगी वो क्या होगी, न्यूक्लियोप्रोटीन होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन आर बाउंडेड टू, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसेप्ट है कि DNA के स्ट्रक्चर के अंदर, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर जो DNA होता है तकरीबन हिस्टोन प्रोटीन 8 हिस्टोन प्रोटीन होती हैं, उसके इर्द गिर्द DNA का न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। DNA के तकरीबन 200 न्यूक्लियोटाइड्स की लंबी चेन होती है, वो 8 हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द बल खा के जो है एक गोल सा स्ट्रक्चर बना देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं। और ये जो न्यूक्लियोसोम है ये भी क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन की एग्जांपल है, क्योंकि इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन और DNA आपस में जुड़े हुए हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूक्लियो प्रोटीन्स फिर क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, मतलब कि जो यूकैरियोटिक सेल हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है उसको स्टेबल करने के लिए न्यूक्लियो प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह ये जो आपके पास न्यूक्लियो प्रोटीन है ये क्या करते हैं, प्ले रोल इन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जीन रेगुलेशन को रेगुलेट करने का काम भी इन्हीं के ज़िम्मे होता है। ये आपके पास 2 टॉपिक थे छोटे छोटे, जिसको हमने नाम दिया है, किस चीज़ का नाम दिया है, सेंट्रल डोग्मा का और ग्लाइकोप्रोटीन का, सॉरी सेंट्रल डोग्मा का और ग्लाइकोप्रोटीन की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल डोग्मा का, और हमने नाम दिया है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का। होप टॉपिक समझ आ गया होगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।